आप सब प्लेन में तो बैठे ही होंगे और ना भी बैठे हों तो आसमान में किसी प्लेन को उड़ते हुए तो देखा ही होगा। आपके मन में भी सवाल आता होगा कि आखिर ये प्लेन उड़ता कैसे है। जाहिर सी बात है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। साथ ही फ्यूल की भी जरूरत पड़ती है, जैसे आपकी गाड़ी को पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है, किसी प्लेन के उड़ान भरने में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है इसमें लगने वाली बैटरी। ऐसा इसलिए क्योंकि विमान के इंजन में ईंधन तो पहुंच गया, लेकिन इसे स्टार्ट करने के लिए स्पार्क तो बैटरी से ही मिलेगा। वैसे तो भारत में कई कंपनियां बैटरी बनाती हैं, लेकिन एचबीएल पावर एक ऐसी कंपनी है जो एयरक्राफ्ट्स के लिए बैटरीज बनाती है। ये देश की सबसे बड़ी और दुनिया की चुनिंदा कंपनियों में से अरे एक संदीप है। भाई, आज तुम ये क्या कहानी बताने लगे? तुम तो हमें शेयर मार्केट का छुपा रुस्तम शेयर बताने वाले थे। अरे भाई चंपक, रुको जरा भाई, वही बता रहा हूँ। सुनो जरा, सुनो। आज हम एक ऐसे ही हिडन जेम एचबीएल पावर के कारोबार और उसके शेयर के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कमर्शियल एयरक्राफ्ट के अलावा डिफेंस में भी होता है। एचबीएल भारतीय वायुसेना की प्रमुख सप्लायर तो है ही। ये कंपनी रशियन ओरिजिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के लिए सील्ड लेड एसिड एयरक्राफ्ट बैटरीज भी सप्लाई करती है। अब ये जान लेते हैं कि कंपनी ने अपना कारोबार कैसे बढ़ाया है। इस कंपनी ने इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर फोकस के साथ 1977 में कारोबार की शुरुआत की थी। एचबीएल ने इसके अलावा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में भी कदम रखा। पिछले 15 साल में कंपनी ने TCAS यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, परमानेंट मैग्नेट अल्टरनेटर जैसे प्रोडक्ट भी डेवलप किए हैं। अरे संदीप भाई, कहाँ चले गए? तुमने ये तो बताया ही नहीं कि इसके प्रोडक्ट्स का वंदे भारत ट्रेन से क्या कनेक्शन है। अरे भाई तू ज्यादा बेचैन मत हो, थोड़ा सब्र रख, मैं वही बता रहा हूँ। भारत में TCS उत्पादन में कंपनी के अलावा केवल मेधा और कनेक्स नाम की 2 और कंपनियां हैं। एचबीएल को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF से करीब 32 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इन प्रोडक्ट्स का वंदे भारत ट्रेनों में इस्तेमाल होगा। एचबीएल की सबमरीन्स और टारपीडोज के लिए बनाई जाने वाली बैटरियां नौसेना भी इस्तेमाल करती है। अब ये भी जान लेते हैं कि कंपनी का कारोबार कितना मजबूत है। तो साल 2015-16 में एचबीएल ने चैनल यानी कि रिटेल बिजनेस की शुरुआत की, जिससे कंपनी के घरेलू बिजनेस को मजबूती मिल रही है। इस कारोबार के जरिए कंपनी SPV रूफटॉप किट्स, सोलर बैटरीज, स्मॉल और मीडियम UPS बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज बेचती है और अब डीजी बैटरीज के अलावा ई-रिक्शा बैटरीज बेचने की तैयारी में है। इसकी आय का 70% से ज्यादा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी की आय का 80% हिस्सा बैटरीज से, 13% इलेक्ट्रॉनिक्स और 7% अन्य उत्पादों से आता है। चलिए, ये तो पता लग गया कि कंपनी किस कारोबार में है, लेकिन अब ये भी समझ लेते हैं कि इस कंपनी के ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं। इसके शेयरों में कोई पैसा क्यों लगाए? देखिए, ग्रोथ के ट्रिगर्स कंपनी के लिए 3 सेक्टर से आते हैं, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है और रेलवे इंफ्रा सेक्टर है। इन सेक्टर्स में जिस प्रकार का ग्रोथ हम देख रहे हैं, प्लस जिस प्रकार का गवर्नमेंट का भी फोकस है, हमको लग रहा है कि ऑब्वियसली ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अगर यहाँ पे आते हैं तो कंपनी को जरूर फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है। तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होने के कारण कंपनी को आगे आने वाले 1-2 सालों में काफी बेनिफिट मिलेगी। चलिए, जब कंपनी के ग्रोथ के ट्रिगर्स की बात चली है तो ये भी जान लेते हैं कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। दरअसल कंपनी को कई बड़े OEM से बैटरीज के लिए मंजूरी मिली है। इसने नई एडवांस बैटरियां लॉन्च की हैं। कंपनी की PLT बैटरियों को आक्रामक तरीके से बढ़ावा देने की योजना है। एचबीएल पावर एविएशन और डिफेंस समेत कुछ और नए मार्केट्स में पेनिट्रेशन कर रही है। फिलहाल कंपनी की ऑर्डर बैकलॉग 800 करोड़ रुपए का है, यानी इतने ऑर्डर्स पूरे करना बाकी है। मौजूदा ऑर्डर बुक के हिसाब से कंपनी अगले 12 से 18 महीने की आय को लेकर सुरक्षित स्थिति में है। यही नहीं, कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन भी मजबूत रहा है। FY22 में कंपनी की बिक्री 912 करोड़ रुपए से बढ़कर 1238 करोड़ रुपए रही है। कामकाजी मुनाफा 67 करोड़ रुपए से 139 करोड़ रुपए और मुनाफा 14 करोड़ रुपए से 6.7 गुना बढ़कर 94 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। FY23 के अंत तक 1400 करोड़ रुपए की बिक्री और 125 करोड़ रुपए का मुनाफा रहने का अनुमान है, यानी कि पूरे साल का 4.62 रुपए का EPS होगा।
इसी तरह FY24, FY25 के लिए क्रमशः 1700 और 2000 करोड़ रुपए की बिक्री, साथ ही 160 और 215 करोड़ रुपए का मुनाफे का अनुमान है, जिससे 6 और 8 रुपए का EPS हो सकता है। हमने ये तो जान लिया कि कंपनी का कारोबार कैसा है, ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं। आइए अब जानते हैं कंपनी का आउटलुक कैसा है। देखिए, पहली बात तो ये कंपनी जो 3 सेक्टर्स है, पावर, डिफेंस और रेलवे इंफ्रा, इसके ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट है और यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। रेलवे इंफ्रा में इनके पास ऑलरेडी काफी बड़े ऑर्डर्स है, डिफेंस में तो ऑलरेडी ये अप्रूव्ड वेंडर है और टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस का जो लाइनअप है वो भी काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 सालों के लिए जिस प्रकार का ग्रोथ मोमेंटम इन सेक्टर्स में आएगा और प्लस जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स ये कंपनी कर रही है, क्योंकि इस बिजनेस में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी अहमियत रखती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आउटलुक बहुत बढ़िया है। प्लस हमको लग रहा है कि अगले 2 साल में अर्निंग्स ग्रोथ जो मार्केट देखेगी वो कम से कम 15-20% आएगी और डेफिनेटली गिने-चुने प्लेयर्स ही ये सेक्टर में काम करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड इस करंट लेवल से काफी बेहतरीन है। इस लेवल से डेफिनेटली अच्छा मुनाफा बनाने की पोटेंशियल रहेगी। कंपनी का आउटलुक समझने के साथ साथ इंडस्ट्री का आउटलुक समझना भी बेहद जरूरी है। एयरक्राफ्ट बैटरी का कुल बाजार करीब 1900 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सिविल एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का निकल कैडमियम बैटरीज का बाजार साल 2024 तक बढ़कर 825 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। अरे संदीप भाई, ये तो हुई कंपनी के लिए अच्छी बात है। मान लिया कि कंपनी का कारोबार और आउटलुक अच्छा है, लेकिन कुछ नेगेटिव भी तो होगा। आखिर कंपनी के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं वो भी तो बताओ। अरे भाई तू सब्र करो थोड़ा सा, हमने इसकी भी तैयारी कर रखी है, ध्यान से सुनो। देखिए, सबसे बड़ी नेगेटिव आ सकती है रॉ मटेरियल की कीमतों में। लेड और जिंक इनके लिए सबसे बड़े रॉ मटेरियल्स है। यहाँ पे अगर कोई शॉर्टेज होता है या ग्लोबली इनकी कीमतें बढ़ती है तो इतना आसान नहीं है इनको प्राइस इंक्रीज पास करने के लिए। हालांकि देखिए, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी लेती है कॉस्ट प्लस सिस्टम पे होता है, लेकिन नियर टर्म में मार्जिन प्रेशर आ सकता है और रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस अगर आते हैं तो इनके लिए कंपनी को डेफिनेटली चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। यही सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा चैलेंज कंपनी के लिए रहेगा। अब आप सोचेंगे कि एचबीएल पावर से जुड़ी पॉजिटिव बातें ज्यादा हैं, इस शेयर में काफी बढ़त हो चुकी है, तो क्या अब इसमें पैसा लगाना ठीक रहेगा? तो आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 के अनुमानित ईपीएस के आधार पर शेयर क्रमशः 16 गुना और 12 गुना के पी मल्टीपल पर अवेलेबल है। शेयर के वैल्यूएशंस काफी आकर्षक हैं। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स 12 से 15 महीने के नजरिए से 165 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। शेयर इस साल करीब 42% के आसपास चढ़ चुका है। हालांकि 121 रुपए 75 पैसे के 52 वीक हाई से अब भी ये करीब 26% नीचे है। इसीलिए एक साथ बड़ी खरीदारी करने की सलाह तो नहीं होगी, पर हाँ, धीरे धीरे हर गिरावट पर लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो में शेयर को शामिल किया जा सकता है। अरे भाई चंपक, कहां गए? इतना सारा ज्ञान मैंने दे दिया, पहले तो बहुत बोल रहे थे, अब कहां चले गए तुम? हाँ संदीप भाई, यही तो हूँ। अब समझ में आ गई तुम्हारी पूरी कहानी। तो चंपक की तरह अगर आप भी समझ गए होंगे कि एचबीएल पावर का शेयर निवेश के लिहाज से कैसा है। शेयर बाजार के ऐसे ही हिडन जेम्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए 80-90 पूरे 100।